लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने बिहार सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो माइनर एक्ट्स हैं उन पे हमने सीरीज शुरू की है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला है कंडीशंस एंड वारंटी, ये दोनों होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे और ये डील किया गया है सेक्शन 12 में। सेकंड जो है वो हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर जो सेक्शन 16 में डील है और हम इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सपोज एक बायर है, वो सेलर को अप्रोच करता है कोई सामान खरीदने के लिए। तो उस सामान के बारे में सेलर कुछ रिप्रेजेंटेशन देगा कि ये सामान ऐसा है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका प्राइस ये है, ये इस चीज के लिए काम आता है, इसका यूसेज ये है, इस तरह। तो इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ उसके ओपिनियन होंगे और कुछ जो है वो फैक्ट्स होंगे। ओपिनियन मीन्स वो बताएगा कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, दूसरों से अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो ओपिनियन है, ये जो होगा ओपिनियन होगा, और दूसरा जो है उस गुड्स के बारे में फैक्ट्स होगा। तो ये जो फैक्ट्स है इसी को हम लोग स्टिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जब ये स्टिपुलेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है। पहला जो एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा, एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन। और जो कोलैटरल टू द एग्रीमेंट टू सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे वारंटी। ठीक है। अब जो ये कंडीशंस और वारंटी हैं, ये जो है वो दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है कि एक्सप्रेस्ड हो सकता है और दूसरा हो सकता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड में या तो ये ओरल हो सकता है या इन राइटिंग हो सकता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कंडीशन एंड वारंटी का कुछ एक आउटलाइन मिल गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, तो जब ये मैंने समझाया आपको, ये यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस स्लाइड में सब कुछ समझाया मैंने कि क्या क्या होता है। फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेशन किया किसने, सेलर ने। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो स्टेटमेंट्स है, वो अपने गुड्स की तारीफ करेगा कि ये ऐसा है वैसा है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो ओपिनियन होगा या नेचर इन द नेचर ऑफ फैक्ट्स होगा। तो जो फैक्ट्स होंगे वो या तो उसी को हम लोग स्टिपुलेशन कहते हैं, और ये स्टिपुलेशन या तो कंडीशन होगा या वारंटी होगा। और ये कंडीशन या वारंटी है, कंडीशन है या वारंटी, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट में उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये कंडीशन जो है वो रूट ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल में जाता है तो वो कंडीशन कहलाएगा, लेकिन कोलैटरल टू द एग्रीमेंट टू सेल में जाता है तो वो वारंटी कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए, जो ये कंडीशन एंड वारंटी है सेक्शन 12 में दे रखा है। तो ये जो मैंने बताया कि ये स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी ए कंडीशन और वारंटी, वही जो स्टिपुलेशन की बात की थी मैंने। इसके बाद कंडीशन क्या है, तो ये स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने बताया। और अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। लेकिन वहीं जो वारंटी है वो ऐसा स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वारंटी का वायलेशन होता है, ब्रीच होता है, तो ये एक कॉज ऑफ एक्शन देता है फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेपुडिएट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टिपुलेशन जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो कंडीशन है या वारंटी। तो ये हम हर एक फैक्ट्स को चेक करेंगे, हर एक केस का अपना अपना फैक्ट्स होगा, उसमें चेक करेंगे।
और अगर मान लीजिए कि कोई स्टिपुलेशन मेंशन है कंडीशन का एज ए कंडीशन, तो हो सकता है वो वारंटी हो एंड वाइस वर्सा, मीन्स वारंटी मेंशन है लेकिन वो कंडीशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो स्टिपुलेशन है वो किस नेचर का है। मतलब अगर उसका वायोलेशन से मेन अगर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा तो वो कंडीशंस कहलाएगा, और अगर रेपुडिएट नहीं होगा उसके ब्रीच से तो वो वारंटी कहलाएगा। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था कि कंडीशंस जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस में जो आपके रिटर्न या इन राइटिंग होगा या ओरल होगा, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन में क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो इम्प्लाइड कंडीशन है कि कंडीशन एज टू टाइटल, मीन्स अगर सेलर कोई गुड्स बायर को बेच रहा है तो इसमें ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर के पास टाइटल होगा। अगर इसका टाइटल डिफेक्टिव होगा तो आपको पता ही होगा कि डिफेक्टिव टाइटल कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो सपोज अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है और बी से कोई एक तीसरा आदमी सी क्लेम करता है गुड्स को, तो बी जो है ओरिजिनल ऑनर को दे देगा अगर ये सी अपना टाइटल प्रूव कर दे, और ये फिर सेलर से अपना डैमेज क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्प्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, तो सपोज अगर किसी ऑनलाइन पोर्टल पे कोई मोबाइल हम देखते हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसकी रैम कितना है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, और इसके बाद हम लोग परचेज करते हैं। और ये परचेजिंग जो होता है टोटली बेस्ड अपॉन डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स होता है। तो ऐसे में ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो सामान हमने खरीदा है वो उस डिस्क्रिप्शन पे खरा उतरे, ये अपना सेक्शन 15 बोलता है। अगला देखिए, सेल बाय सैंपल। सपोज एक बायर है, किसी दुकान में जाता है, सेलर के दुकान में, और वो बोलता है कि एक पार्टिकुलर राइस चाहिए मुझे, या ये बोल समझिए इसको कि वो बोलता है कि राइस दिखाइए। तो उस सेलर का जो भी स्टाफ है या सेलर खुद थोड़ा सा एक राइस लेके आता है अपने हथेली पे या किसी चीज़ में, तो बायर बोलता है कि हाँ ये राइस मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये राइस दे दीजिए 25 kg इसका। अब सपोज ये 25 kg राइस लेके घर जाता है, तो जो सैंपल दिखाया था तो उससे नहीं मिलता है, तो वो डैमेजेस का ये मतलब जाएगा कंडीशंस में, या इस बेसिस पे बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकता है कि जो गुड्स है वो सैंपल के अनुसार नहीं है। मीन्स यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो सामान खरीदा जा रहा है बाय सैंपल, वो सैंपल और टोटल गुड्स सिमिलर होंगे। नेक्स्ट जो इम्प्लाइड कंडीशन है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। मैंने अभी दो चीजें डिस्कस की, सेल बाय डिस्क्रिप्शन और दूसरा सेल बाय सैंपल। तो अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल ये दे रखा है सेक्शन 15 में, ये दोनों हो, मतलब पहले तो दुकानदार ने बाहर कुछ एक बोर्ड लगा रखा है कि हमारे पास सपोज कि इंडिया गेट बासमती चावल मिलता है। अब सेलर गया, बायर गया, बोला कि जरा मुझे सैंपल दिखाइए, तो वो देखा, तो अब उसका अगर बल्क ऑर्डर करता है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो इंडिया गेट बासमती राइस ही होगा और जो सैंपल देखा था उसी अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये एग्री टू सेल टू बी सम ऑयल डिस्क्राइब्ड एज फॉरेन रिफाइंड ऑयल एंड वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल, मतलब सैंपल के अनुसार ही देगा। तो यहाँ दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए कि फॉरेन रिफाइंड ऑयल जो अगर कोई अगर ब्रांड है तो वही होगा, और जो सैंपल में दिखाया गया उसी अनुसार होगा। अगर नहीं हुआ तो बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्प्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। अगर कोई पार्टिकुलर आइटम है, पार्टिकुलर गुड्स है, वो किसी खास पर्पस के लिए बना है तो उस पर्पस को फुलफिल करना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ है पॉइंट्स हैं जो बताता है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं। तो देखिए, वेयर द बायर expressly or impliedly tells the seller the particular purpose for which he needs the goods and relies on the skill or judgment of the seller, there is an implied condition that goods shall be reasonably fit for such purpose.
इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि बायर गया सेलर के पास और इसने बोला सेलर को, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेलर है, तो बायर बोला कि मुझे एक पावर सॉकेट चाहिए जिसपे 2000 वाट का हीटर जल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बायर जो है वो सेलर के स्किल पे रिलाई किया। अब सेलर ने एक पावर सॉकेट दे दिया, लेकिन 2000 वाट का हीटर चलाने से ये सॉकेट जो है वो गल गया, जल गया। तो ऐसे में बायर जो है वो सेलर को स्यू कर सकते हैं फॉर द डैमेजेस बाय रिप्रोड्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने इसके स्किल पे रिलाई किया था और ये गलत निकला। नेक्स्ट जो इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर कोई आर्टिकल किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो बायर जो है वो सेलर को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि मुझे ये इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए सामान चाहिए। इसमें एक एग्जांपल देखिए, एक केस है बहुत ही फेमस, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इसमें क्या हुआ था कि बायर जो है एक हॉट वाटर बोतल खरीदा और हॉट वाटर बोतल जब बायर के वाइफ ने यूज किया तो वो फट गया और उसको इंजरी हो गया। तो ये जो अगर हॉट वाटर बोतल है तो वो जो बोतल है वो हॉट वाटर के लिए कंपैटिबल होगा। हॉट वाटर बोतल में हॉट वाटर डालने से उसे फटना नहीं चाहिए। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन हुआ। नेक्स्ट जो देखिए इम्प्लाइड कंडीशन में, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मतलब कोई भी गुड्स मर्केंटेबल हो। मर्केंटेबल मीन्स जिस पर्पस के लिए वो गुड्स बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग मर्केंटेबिलिटी। इसमें एक एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए कि सेलर जो है बायर को पेन बेच रहा है, तो ये पेन लिखना चाहिए, ये नहीं कि पेन है तो लिखने के लिए बना है वो लिखे ही नहीं। उसी तरह अगर फैन है तो फैन को हवा देना चाहिए, और अगर रेडियो है तो रेडियो बजना चाहिए, घड़ी है तो घड़ी को टाइम बताना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है। मीन्स अगर खाने की चीज है तो वो सुटेबल होना चाहिए, खाने के लिए ईटेबल होना चाहिए। अगला देखिए एक्सेप्शन टू द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कुछ एक्सेप्शंस हैं इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब गुड्स के क्वालिटी और फिटनेस के जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन में क्या है कि सपोज अगर बायर किसी चीज से एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और वो सेलर को ये बात नहीं बताता है। मान लीजिए कि बी को वुलन गारमेंट से स्किन एलर्जी है और वो जाता है गर्म कपड़े खरीदने, वो सेलर को बताता है कि मुझे गर्म कपड़ा चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वुलन से मुझे एलर्जी है, और सेलर जो है इसे वुलन क्लॉथ दे देता है और इससे इसको एलर्जी हो जाती है। तो इसमें जो है सेलर लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो देखिए इम्प्लाइड वारंटी की बात करते हैं हम लोग। तो इम्प्लाइड वारंटी में क्या क्या है कि अगर सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचा है तो बायर को पीसफुल एंजॉयमेंट, पीसफुल पोजीशन का राइट होगा, ये इस इम्प्लाइड वारंटी है। और अगर मान लीजिए मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था टाइटल के बारे में, तो अगर बायर से कोई तीसरा आदमी क्लेम करता है कि नहीं ये मेरा गुड्स है, तो ऐसे केस में ये सी अगर प्रूव कर देता है कि जो गुड्स बी को बायर को बेचा गया था वो सी का है, तो बी विल बी कंपेल्ड टू रिटर्न द गुड्स टू सी और फिर वो सेलर से डैमेजेस क्लेम करेगा। नेक्स्ट वारंटी अगेंस्ट इनकम्प्रेंसेस। तो इसमें यह है कि अगर सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचा है तो इसका ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स है वो फ्री फ्रॉम एनी चार्जेज है। नेक्स्ट देखिए इम्प्लाइड वारंटीज का, वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। मतलब अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी ट्रेड में पार्टिकुलर तरीके से यूज हो रहा है और वो सामान को खरीदा जाता है तो ये माना जाएगा कि वो सुटेबल है उस पर्पस के लिए। नेक्स्ट है वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर सेलर बायर को कोई डेंजरस गुड बेच रहा है, ठीक है, तो उसके जो किस वजह से वो गुड्स डेंजरस है ये डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं किया और इसकी वजह से बायर या इसके कोई डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर को नुकसान होता है तो सेलर विल बी लायबल। लेकिन ये सिर्फ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। अब आइए देखते हैं डिफरेंसेस
बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो जैसा मैंने बताया था कि कोई भी स्टिपुलेशन या तो कंडीशन होगा या वारंटी होगा। तो स्टिपुलेशन कैसा होना चाहिए, अगर ये एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तब हम उसको कंडीशन बोलेंगे, और अगर यही स्टिपुलेशन कोलैटरल या सब्सिडरी टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसको वारंटी बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है कि अगर ब्रीच होता है तो कंडीशन का ब्रीच होगा तो ऐसे में बायर के पास राइट है टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी होगा तो बायर के पास जो है वो राइट टू कैंसिल या रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट क्लेम कर सकता है डैमेजेस। अगर कंडीशन ब्रीच होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि कभी कभी अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो उसको हम एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे, और ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन द वॉल्यूशन ऑफ बायर, मतलब बायर की इच्छा पे है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। कंडीशन और वारंटी में मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। सेलर बायर को एक फैन बेच रहा है, सीलिंग फैन बेच रहा है, और वो बोलता है कि ये जो है सीलिंग फैन वो लोवेस्ट पावर कंज्यूम करता है 56 वाट का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये 56 की जगह 60 वाट कंज्यूम करे तो क्या होगा, तो ये वारंटी होगा, क्योंकि ये कोलेट्रल है, माइनर वेरिएशन है, 56 की जगह 60 वाट है। लेकिन अगर ये हवा ही ना दे तो ये कंडीशन होगा, क्योंकि हम सीलिंग फैन लेते हैं उसका इस्तेमाल होता है हवा करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हम आ गए सेक्शन 16 पे, जो ये बताता है कि क्या क्या जो कंडीशन है, मतलब ये बात करता है कैविएट एम्प्टर की। कैविएट एम्प्टर आपने बहुत कुछ बार सुना होगा, इसे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैविएट एम्प्टर हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, इसके बाद खाली जगह रहेगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट रहेगा, तो वो उसका आंसर होगा सेक्शन 16। मैंने यहाँ सेक्शन को रिप्रोड्यूस किया है और मैं आपको सेक्शन पढ़ना थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। तो आप बेयर एक्ट देख सकते हैं मेरे साथ, और इसमें हम देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except as follows। मतलब यहाँ पे 4 सबसेक्शन दे रखे हैं, इन्हीं सबसेक्शंस में आपका इम्प्लाइड कंडीशंस रहेगा कि इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशंस रहेगा अबाउट द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पार्टिकुलर गुड्स, और इसके अलावा जो है वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सबसेक्शन 1 में भी प्रोवाइजो है, सबसेक्शन 2 में भी प्रोवाइजो है, यानी कि कैविएट एम्प्टर का ये जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 उसका एक्सेप्शन है, और उनका भी एक्सेप्शन इनके प्रोवाइजो है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये प्रोवाइजो है, अब ये इसको ऐसे समझिए, कैविएट एम्प्टर यहाँ पे लागू नहीं होगा, लेकिन कैविएट एम्प्टर यहाँ पे लागू होगा, फिर यहाँ पे लागू नहीं होगा, और ये प्रोवाइजो है तो यहाँ पे लागू होगा। यानी प्रोवाइजो में कैविएट एम्प्टर लागू होगा और मेन सबसेक्शन में कैविएट एम्प्टर लागू नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required। अभी मैं ये समझा चुका हूँ कि अगर बायर जो है वो सेलर को पर्पस बताता है कि गुड्स किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसे में कैविएट एम्प्टर का जो डॉक्ट्रिन है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तब लागू होगा, तब नहीं, नेक्स्ट जो है इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई आर्टिकल पेटेंट नेम से यूज हो रहा है, ठीक है, तो पेटेंट नेम से यूज हो रहा है तो यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक्सप्रेस होगा। सबसेक्शन 2 देखिए, वेयर गुड्स आर बाउट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, वेदर ही इज मैन्युफैक्चरर और ऑफ
product or not, there is an implied condition that goods shall be of mercantile quality. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर कोई एक पर्सन है, मतलब सेलर है, वो किसी पार्टिकुलर गुड्स में डील करता है, तो ये इम्प्लाइड है कि वो गुड्स जो है वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि अगर बायर ने एग्जामिन किया गुड्स को, ठीक है, मतलब अगर पहले केस में क्या है कि सेलर एक कोई पार्टिकुलर गुड्स बेच रहा है बाय डिस्क्रिप्शन, तो ये इम्प्लाइड होगा कि भाई जो गुड्स है वो एज पर डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन अगर यहीं पे बायर जो है वो गुड्स एग्जामिन करता है, तो वहां पे फिर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो बायर जो है वो अपना स्किल, अपना जजमेंट इस्तेमाल करता है टू एग्जामिन द गुड्स। नेक्स्ट, an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गुड्स है वो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है, लेकिन बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड ये किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में माना जाएगा कि वो गुड्स उस काम के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, an express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this act unless inconsistent therewith. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सेलर के पास टाइटल ऑफ गुड्स है, ये आपका इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेलर ये बोलता है कि बायर वुड बी लायबल फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल, तो ये एक्सप्रेसली ये टाइटल को जो है, जो इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर के पास टाइटल है, उसको निगेटिव कर रहा है। तो ऐसे में ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसको एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी से हम लोग उसका वायलेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये, अब आइए हम लोग देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। इसको मैंने बहुत हद तक समझाया, तो इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर कोई गुड्स खरीदता है बायर, तो इसमें वो विथ केयर एंड कॉशन खरीदेगा, और क्या उसके पास वो ऑब्जर्व करेगा, वो देखिए। पहला वो देखेगा कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो उसका पर्पस सॉल्व करेगा या नहीं, ठीक है। सेकंड जो है कि अगर बायर केयरफुल नहीं रहा और उसका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, तो इस केस में सेलर लायबल नहीं होगा। मतलब ये बायर का ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स को देखे कि उसका पर्पस सॉल्व होगा या ना। इसके बाद सेलर बाउंड नहीं है टू टेल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन है इस डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर के, किन किन केसेस में द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर नहीं लगेगा। तो पहला, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मतलब जो गुड्स जो दिया जा रहा है वो फिट होगा, उसकी क्वालिटी होगी जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के द्वारा सोल्ड किया गया है तो इट शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर कोई खाने वाला सामान है तो वो होलसमनेस होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अगर कोई गुड्स यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड के अनुसार किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उस पार्टिकुलर पर्पस को वो सर्व करना चाहिए। नेक्स्ट जो है जिसपे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर नहीं अप्लाई होता है, वो है कि अगर बायर का कंसेंट फ्रॉड या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से अप्लाई लिया गया है उसका कंसेंट, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।